22 अप्रैल को पहलगाम में आतंक का जो खूनी खेल पाकिस्तान के इशारों पर खेला गया, उसकी कीमत अब पाकिस्तान चुका रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाक आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ फेंकने का काम शुरू किया है और इसी के साथ उस पाकिस्तान का खात्मा भी तय लग रहा है जिसे अल्लाह, आर्मी और अमेरिका मिलकर बचाते रहे। पाकिस्तान के हमले लगातार नाकाम हो रहे हैं और ये नाकामी उसके रक्षा तंत्र के खोखलेपन का सबूत है। रोज शाम को भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आने वाला सच बताता है कि वो एक नाकाम होता मुल्क है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया। I am here to reassure the people that we, the defenders of Pakistan, दरअसल आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो बीते कुछ दशकों से अमेरिका के पैसे और आतंकवाद की खाद पर पलता रहा है। इस पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान उसकी फौज ने ही किया है, जिसके मुंह में शुरू से खून का स्वाद चला आया। ये कहानी 15 अगस्त 1947 से शुरू होती है। वो दिन जब भारत को आजादी मिली और वो दिन जब भारत के सीने पर एक आरी चली। धर्म के आधार पर मुल्क को बांटने की जिन्ना की साजिश इसलिए कामयाब रही कि अंग्रेज उनके साथ खड़े थे। इसी के साथ बना एक नकली मुल्क पाकिस्तान, जो तभी से खुद को असली साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसकी शुरुआत ही संदिग्ध करतूतों से हुई। एक मुल्क के तौर पर उसके वजूद में आने के 3 महीने भी नहीं हुए थे कि उसने चोरी चुपके कश्मीर पर हमला कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को उसके सैनिक कबायली दस्तों के साथ मिलकर कश्मीर में लूटपाट करने लगे। संयुक्त राष्ट्र तक में झूठ बोला। एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। ये सच है कि तब तक राजा हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी हमले के बाद उनको समझ में आया कि भारत के साथ होना सुरक्षित है। 26 अक्टूबर को उन्होंने विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत किए और फिर भारतीय सेना श्रीनगर में उतरी। भारत ने कबायली दस्तों को पीछे धकेलना शुरू किया, लेकिन महज 3 साल पहले बने संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की अपील की और विश्व मैत्री पर भरोसा रखने वाले नेहरू ने अपील मान ली। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया और अब तक बना हुआ है। उस पीओके में पाकिस्तान ने दहशत की नर्सरी भी बना रखी है और उसके साथ सौतेला सलूक भी करता रहा है। उनके यहाँ जो पावर जो होल्ड करता है, इट इज द मिलिट्री एंड द आर्मी। दिस इज नो सीक्रेट, वो खुद ही कहते हैं। तो अगर हमें डील करना है विद द पावर्स दैट मैटर, देन वी हैव टू फोकस आवर अटेंशन ओनली ऑन द आर्मी एंड ऑन रावलपिंडी। जो सिविल लीडरशिप है वो तो दे आर जस्ट स्पेक्टेटर्स। उनको कोई ऐसा खास ना इन्फ्लुएंस है, ना उनका व्यू कोई सुनता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू फोकस ऑन द मिलिट्री एंड ट्रीट पाकिस्तान एज अ मिलिट्री स्टेट। एंड जो जबान उनकी मिलिट्री को समझ में आती है उसी जबान में हमको बोलना है। लेकिन पाकिस्तान की नापाक करतूतों, उसके नासमझ दुस्साहसों
और उसकी शिकस्त का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहां से शुरू होता है। दरअसल आजादी की लड़ाई में जो लोकतांत्रिक शक्तियां थीं, वो भारत के साथ रह गई। जो बचा हुआ पाकिस्तान था, वहां फौज हावी हो गई। जिन्ना की जमहूरियत और धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान बनाने की चाहत पीछे छूट गई। पाकिस्तान को अलग अलग दौर में 3 ए चलाते रहे, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। आर्मी बिल्कुल शुरू से पाकिस्तान की किस्मत और सियासत तय करने में लगी रही। अक्टूबर 1951 में प्रधानमंत्री लियाकत खान की हत्या से पहले जनवरी में ही उनके तख्ता पलट की कोशिश हुई। इस कोशिश में पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अकबर खान का हाथ माना जाता रहा। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से मशहूर इस मामले में 14 सैन्य अफसर गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा शायर फैज अहमद फैज भी इस मामले में गिरफ्तार हुए। इन सब को सजा भी हुई। हालांकि अक्टूबर आते आते आखिरकार लियाकत अली खान को मार ही दिया गया। पाक सेना का पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ये खिलवाड़ लगातार चलता रहा। आने वाले वर्षों में उसके ताकतवर राष्ट्रपति तख्ता पलट के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत चलाते रहे। इनमें सबसे लंबे समय तक टिके अयूब खान। वो 1958 में चले एक बेहद नाटकीय घटनाक्रम में सत्ता तक पहुंचे। 7 अक्टूबर 1958 को पाक राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा ने 1956 के संविधान को रद्द कर दिया। उन्होंने जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ प्रशासक नियुक्त किया। 2 हफ्ते बाद खुद अयूब खान ने बगावत कर दी। 27 अक्टूबर को उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ज्यादातर नेताओं को इसकी खबर अगली सुबह मिली। बताया जाता है बस अमेरिकी राजदूत जेम्स एम लैंगले को इसकी जानकारी थी। अयूब ने कहा उनका मकसद जमहूरियत की बहाली है। यही वो दौर है जब आर्मी के साथ पाकिस्तान को चलाने का काम अमेरिका भी अपने हाथ में ले लेता है। अमेरिका की मदद से अयूब खान पाकिस्तान को बदलने की कोशिश करते हैं। हालांकि जॉन एफ कैनेडी के समय अमेरिका पाकिस्तान से दूर और भारत के पक्ष में नजर आता है। और यही दौर है जब जनरल अयूब खान भारत के खिलाफ एक साजिश रचने का दुस्साहस करते हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू होता है और 1965 की जंग होती है। लेकिन ये जंग अयूब खान पर भारी पड़ी। बेशक इसी जंग के बाद ताशकंद में बातचीत के लिए गए भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहां से लौट नहीं सके। कहते हैं दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई। पाकिस्तानी सेना की असली करतूत 1969 के बाद दिखी। 1969 में अयूब खान भी विदा हो गए और उनकी जगह याहया खान ने ले ली। ये वही फौजी राष्ट्रपति है जिसके रहते ढाका में आधुनिक इतिहास के सबसे जघन्य हत्याकांडों में एक हुआ। इसकी शुरुआत भी एक चुनावी नतीजे और जमहूरियत को नकारने के साथ हुई। पश्चिमी पाकिस्तान शुरू से पूर्वी पाकिस्तान को उसके अधिकारों से वंचित करता रहा। पूर्वी पाकिस्तान के नेता रहे शेख मुजीबुर रहमान ने अलग अलग दौर में बरसों जेल काटी। 1970 में पाकिस्तान में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुए। इन चुनावों में 300 सीटों में से 169 सीटें आवामी लीग ने जीती। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बस 86 सीटें मिली। लेकिन याहया खान ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पाक फौज की सबसे बड़ी वहशी करतूत है। बांग्लादेश की बगावत को कुचलने के नाम पर पाक फौज ने भयावह अत्याचार किए। ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों को गोलियां मारी गई। पाक फौज और उनके समर्थक दस्तों ने 3 लाख से ज्यादा लोगों को मार डाला। 2 लाख से ज्यादा औरतों से बदसलूकी हुई। बांग्लादेश से भागकर लोग भारत की तरफ आते रहे और अंततः भारत को दखल देना पड़ा। फिर हुआ वो ऐतिहासिक बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई। उसके 2 टुकड़े हो गए। दुनिया के युद्ध इतिहास में 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण की कहानी कहीं और नहीं मिलती। First and last public surrender of 93,000 Pakistan Army troops. Do you know what it means to win a war? A decisive war? और उस पर देश पर क्या असर पड़ता है उसका? तो 171 का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते आप। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने जैसे इस युद्ध से कोई सबक नहीं लिया। अब पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज जुल्फिकार अली भुट्टो ने घास की रोटी खाकर एटम बम बनाने की कसम खाई। ये अलग बात है कि एटम बम बनाने का ख्वाब पूरा करने से पहले वो जनरल जिया उल हक की साजिश के शिकार हो गए। 1979 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये वही साल था जब सोवियत फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी
और अमेरिका उसे रोकने के लिए सारे दांव पेच आजमा रहा था। यहाँ से पाक सेना को नया रोजगार मिल गया। यहीं से अफगान लड़ाकों को कट्टर बनाने का काम शुरू हुआ। उनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग देनी शुरू की। ये तालिबान की नर्सरी थी जो पाकिस्तान की देखरेख में रोपी गई। इन तालिबान लड़ाकों को साधन, हथियार सब दिए गए। जब तक ये सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ते रहे, इन्हें पाकिस्तान और अमेरिका का संरक्षण हासिल रहा। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ा, सबको समझ में आ गया कि उन्होंने एक भस्मासुर खड़ा कर लिया है। अब ये तालिबानी लड़ाके अमेरिका के साथ थे और दिलचस्प ये था कि पाकिस्तान इनको पालता पोसता भी था और अमेरिका से उनको रोकने के नाम पर पेमेंट भी लेता था। यही वो दौर था जब जियाउल हक सेना का भी मजहबीकरण कर रहे थे। एक पेशेवर सेना एक धार्मिक सेना में बदलती जा रही थी। पूरा पाकिस्तान धीरे धीरे कट्टरपंथियों के हवाले होता जा रहा था। वो दुनिया भर के आतंकियों का घर बनता जा रहा था। इन सब के बीच आई 11 सितंबर 2001 की तारीख, जब सुबह सुबह 2 विमान अमेरिका के ट्रेड टावर से टकराए, जिन्होंने इन टावर को मलबे में तब्दील कर दिया। एक विमान पेंटागन पर गिरा। इसके बाद आतंकवाद को लेकर अमेरिका का नजरिया बदल गया। लेकिन पाकिस्तान ने इस बदलाव का भी अपने हक में इस्तेमाल किया। तालिबान को खत्म करने और ओसामा बिन लादेन को खोजने के नाम पर भी वो अमेरिका से पैसे लेता रहा। बरसों बाद जब मई 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में खोज निकाला और एक सैन्य कार्रवाई में उसे खत्म कर दिया, तब पता चला कि पाकिस्तान कैसे दोहरे खेल खेलता रहा है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अलग अलग नेता याद दिलाते रहे कि ये गंदा काम उन्होंने अमेरिका के इशारे पर ही किया है। मैंने और हमारी सरकार ने पिछले 2 दिनों में स्पष्ट रूप से बिना किसी शर्त के इसकी निंदा की है और कहा है कि इसके सभी रूपों में जिसकी जितनी संभव हो सके उतनी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। आप जानते हैं, ये ऐसी चीज है जिसका पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। Pakistan has been victim of terrorism for decades, and perhaps पाकिस्तानी फौज की करतूतों का ये इतिहास और फैला हुआ है। बलूचिस्तान में उस पर मानवाधिकार उल्लंघन के जो आरोप लगते रहे हैं, वो आसानी से जाने वाले नहीं हैं। आज बलूचों के बीच जो नाराजगी है, उसकी एक वजह पाक फौज का रवैया भी है। लेकिन आतंक के खेल में पाकिस्तान के अपने हाथ जलने लगे हैं। अमेरिका उसका साथ लगभग छोड़ चुका है। भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई की, तो अमेरिका ने जैसे दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, ये दोनों मुल्कों का मामला है। राष्ट्रपति ने कहा है कि हम चाहते हैं कि यह मामला जल्द से जल्द शांत हो जाए। हालांकि हम इन देशों को नियंत्रित नहीं कर सकते। मूल रूप से भारत को पाकिस्तान से कुछ शिकायतें हैं। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है। हम जो कर सकते हैं वह यह है कि इन लोगों को थोड़ा शांत होने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, लेकिन हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। यह मूल रूप से हमारा कोई काम नहीं है और इसका अमेरिका की इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान की ये कहानी है। उसे अल्लाह के बंदे चलाना चाहते रहे। उन्होंने उसे कट्टरता और आतंकवाद की गोद में धकेल दिया। उसे अमेरिका चलाता रहा। जब तक उसकी जरूरत रही, तब तक उसने उसे पैसे दिए। उसे आर्मी चलाती रही, जो बार बार वहाँ की जमहूरियत के पौधे में मट्ठा डालती रही। अब भी वहाँ जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे इन तीनों तरह की प्रवृत्तियों का हाथ है। उसे अगर एक मुल्क के तौर पर बचे रहना है, उसे दुनिया भर में भरोसा कमाना है, तो इन सब से अलग होकर अपने लोकतंत्र का सम्मान करना होगा। अपनी उस विरासत को पहचानना होगा जो उसे भारत से भी जोड़ती है और एक नया उदार मुल्क बनना होगा। सवाल फिर वही है, क्या पाक फौज ये होने देगी?